हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है हर्ष मल्होत्रा और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हर्ष मल्होत्रा क्लासेस। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारी जीएसटी की सेकंड क्लास है। सप्लाई अंडर जीएसटी सेक्शन 7 के अंदर है, कवर्ड होती है ये। एंड ये वीडियो सीए इंटर, सीए एग्जीक्यूटिव एंड सीएमए इंटर वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम नवंबर 2020 एंड मई 2022 के लिए ये वीडियो वैलिड है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सब जो लोगों जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको फ्यूचर में अगर हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले वो आपको नोटिफिकेशन आएगी एंड आप उसको विदाउट डिले देख सकते हैं। और प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगे लाइक करें तो आप प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें एंड ज़्यादा स्टूडेंट तक इसे शेयर करें, क्योंकि हम जो नोट्स इसमें शेयर करने वाले हैं वो आपको मेरे स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहा है आप मुझे उस पर व्हाट्सअप करके वो नोट्स मुझसे ले सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2, सप्लाई अंडर जीएसटी। इस सप्लाई को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जीएसटी कहाँ से आया। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया जीएसटी का, टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये सब हमने पढ़ लिया। जीएसटी क्यों आया, इंडिया में क्यों आया, उसके बाद इंडिया में ओल्ड रिजाइम से क्या हुआ था, न्यू रिजाइम में क्या हुआ है, ये सब हमने पढ़ चुके हैं। अब हम थोड़ा सा बेसिक सा पढ़ते हैं सप्लाई अंडर जीएसटी के लिए। सपोज आर्टिकल 265 of Constitution of India mandates that no tax shall be levied or collected except by the authority of law, and the charging section is must in any taxing statute for levy and collection of tax। ये आप समझे। इसको समझने का सबसे बढ़िया ये मतलब है, देखिए जब भी कोई इंडिया में कोई भी लॉ आता है या कोई भी एक्ट आता है, जीएसटी एक्ट हो गया, इनकम टैक्स एक्ट हो गया, या कोई भी इंडिया में अगर किसी तरीके का एक्ट आता है जिसपे गवर्नमेंट क्या लगाती है, पर्सन्स पे टैक्स लगाती है, टैक्स लेविट करती है, तो वो कहाँ लिखा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 265 के अंदर। तो उसके अंदर ये मेंशन है कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। एक अथॉरिटी है किसकी, लॉ की। उस लॉ के अलावा कोई भी बंदा टैक्स नहीं लगा सकता, ना टैक्स कलेक्ट कर सकता है। एंड सेकंड, द चार्जिंग सेक्शन इज अ मस्ट इन एनी टैक्सिंग स्टैट्यूट फॉर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। मतलब चार्जिंग सेक्शन होता है वो, अगर हम कोई एक्ट बना रहा है, एक्ट बनाने के बाद वो चार्जिंग सेक्शन उस एक्ट में मेंशन होगा, क्लियर मेंशन होगा। और उस चार्जिंग सेक्शन के अंदर क्या क्या लिखा होगा वो हम पढ़ते हैं नीचे। बिफोर इम्पोजिंग एनी टैक्स इट मस्ट बी शोन दैट द ट्रांजेक्शन फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ टैक्सेबल इवेंट। एम्बिट का मतलब होता है एक्ट। जीएसटी एक्ट के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होएगी चार्जिंग सेक्शन के अंदर लिखा होगा क्लियरली कि उस ट्रांजेक्शन पे हमने टैक्स लगाना है, मतलब टैक्सेबल इवेंट की ट्रांजेक्शन होएगी फर्स्ट। सेकंड, द पर्सन ऑन होम द टैक्स इज सो इम्पोज्ड also get covered within the scope and ambit of charging section by clear words used in the section। मतलब किस पर्सन पे टैक्स हम लगा रहे हैं उसका नाम नहीं, उस पर्सन का पता होना चाहिए कि वो पर्सन कौन होगा, वो पर्सन किस एम्बिट चार्जिंग सेक्शन के किस जीएसटी एक्ट में वो कवर्ड है। क्लियर वर्ड में वो चीज मेंशन होगी। तो मैंने आपके लिए हैंडराइटिंग नोट्स भी किए हैं। देखिए, जैसे हम सप्लाई अंडर जीएसटी की बात करते हैं तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नो टैक्स शैल बी चार्ज और कलेक्टेड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। अगर अथॉरिटी ऑफ लॉ के अलावा कोई टैक्स चार्ज करता है तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा, कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो अथॉरिटी ऑफ लॉ ही टैक्स को लेविट करती है और टैक्स को कलेक्ट करती है। एंड सेकंड, चार्जिंग सेक्शन इज अ मस्ट इन एनी टैक्सिंग स्टैट्यूट, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो कस्टम टैक्स हो, कोई भी टैक्स हो, उसके अंदर चार्जिंग सेक्शन मेंशन जरूर होगा। और चार्जिंग सेक्शन के अंदर दो बातें लिखी होंगी, पहला कि वो टैक्सेबल इवेंट है और दूसरा द पर्सन ऑन होम द टैक्स इज सो इम्पोज्ड। उस पर्सन के बारे में लिखा होगा कि जिस पर्सन पे हम टैक्स लगा रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? चलिए आगे चलते हैं। नो वन कैन बी टैक्स्ड बाय इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है, लाइक हमने अभी कहा चार्जिंग सेक्शन में क्लियर वर्ड में मेंशन होगा।
अगर हमें चार्ज सेक्शन में क्लियर वर्ड में मेंशन नहीं है और हमने ट्रांजैक्शन ढूंढी, ट्रांजैक्शन करने के बाद हमने इम्प्लीकेशन सर्च किया, सर्च करने के बाद हमें पता चल रहा है कि इस पे तो टैक्स लगना चाहिए, तो उस ट्रांजैक्शन पे टैक्स नहीं लगाएं, क्योंकि वहां हमें इम्प्लीकेशन करना पड़ रहा है और इम्प्लीकेशन क्या होता है, हर पर्सन का अलग होता है। इसीलिए चार्जिंग सेक्शन मस्ट है और चार्जिंग सेक्शन के अंदर क्लियर वर्ड में लिखा होना चाहिए कि किस पर्सन के ऊपर हम टैक्स लगा रहे हैं एंड किस ट्रांजेक्शन के ऊपर हम टैक्स लगा रहे हैं। आइए हम पढ़ते हैं। अब जैसे चार्जिंग सेक्शन की मैंने आपको बात कही है, तो चार्जिंग सेक्शन जो है वो हमारे सेक्शन 9 में है। ऑफ सेक्शन 9 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट। इट प्रोवाइड, अब चार्जिंग सेक्शन के अंदर क्या चीजें हैं वो हम देखते हैं। ऑल इंटर स्टेट सप्लाईज वुड बी लायबल टू CGST and the levy is on supply of all goods and services, or both except on the supply of alcoholic liquor for human consumption, supply of petroleum crude, high speed diesel, motor spirit petrol, natural gas and aviation turbine fuel are also included in GST। पहला पॉइंट कहता है कि ऑल इंट्रास्टेट का मतलब विद इन द स्टेट, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली में ही सप्लाई कर रहे हैं तो आपके ऊपर लाइबल होगा क्या, CGST। एंड ये ऑल गुड्स और ऑल सर्विस पे होगा और बोथ पे होगा। अगर आप दोनों चीज सप्लाई कर रहे हैं तो भी GST देना पड़ेगा, अगर आप एक चीज सप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको GST देना पड़ेगा। एंड द एक्सेप्ट क्या है वो हम देखते हैं। सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, मतलब एल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे टैक्स नहीं है। हाउएवर सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, इन सब पे टैक्स के अंदर कवर हो चुकी है, बट अभी तक इसके लिए कोई डेट नोटिफाई नहीं हुई है कि कब से इसके ऊपर टैक्स लगेगा। सेकेंड पॉइंट, इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द वैल्यू ऑफ टैक्स, वैल्यू ऑन विच टैक्स शैल बी पेड, मतलब वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। सपोज हम गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो उस गुड्स की वैल्यू कितनी है वो प्रोवाइड करता है चार्जिंग सेक्शन। दूसरा, द मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स दैट कैन बी लेविड ऑन सच सप्लाई, मैक्सिमम रेट भी बताता है कि कितना रेट ऑफ GST चार्ज होगा उस सप्लाई पे। एंड द मैनर ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स बाय गवर्नमेंट एंड द पर्सन हु विल बी लायबल टू पे सच टैक्स, मैनर भी बताता है कि किस मैनर में हमें वो टैक्स पे करना है, CGST किस मैनर में पे करना है, SGST किस मैनर में पे करना है और IGST किस मैनर में पड़ते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए पहले हम हैंड राइटिंग नोट्स पे जाते हैं, देखते हैं। तो चार्जिंग सेक्शन के अंदर क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर लायबल टू टैक्स अंडर CGST एक्ट एक्सेप्ट ओनली वन, अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। एन एग्जांपल like supply of petroleum crude, high speed diesel, motor spirit petrol, natural gas are also included in GST। ये GST में इंक्लूडेड हो चुके हैं बट अभी तक डेट मॉडिफाई नहीं है, तो इसका मतलब ये अभी तक ओल्ड रिजाइम में चल रहे हैं, मतलब इन पे एक्साइज एंड वैट लगता है अभी भी। एंड वैल्यू ऑन विच टैक्स शैल बी पेड, क्या वैल्यू होगी उस सप्लाई की। मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स कैन बी लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, मैक्सिमम रेट क्या होगा। एंड मैनर ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स बाय द गवर्नमेंट। यहाँ तक कोई किसी को डाउट? तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया। चार्जिंग सेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दो बातें लिखी होती हैं, नो टैक्स शैल बी चार्ज और चार्जिंग सेक्शन। दूसरा चार्जिंग सेक्शन में दो बातें होती है, टैक्सेबल इवेंट और पर्सन। उसके बाद चार्जिंग सेक्शन में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। अब आते हैं नीचे। Under the GST law, the levy of tax is as follow: in the hands of supplier or in the hands of recipient। Recipient मतलब होता है buyer। Suppose हम अगर किसी से कोई चीज खरीद रहे हैं तो हम हो गए recipient एंड जो हमें सामान दे रहा है वो हो गया supplier। On the supply of goods and services, forward charge mechanism। On receipt of goods and services, reverse charge mechanism only for the goods specified by central government under the behalf। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। देखिए, लेवी ऑफ टैक्स इन द हैंड्स ऑफ सप्लायर, इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होता है ओनली किसके ऊपर लगता है, ये जो भी हमारा GST का एक्ट है वो अभी तक किसके ऊपर लगा है, सप्लायर के ऊपर, जो बंदा सप्लाई करेगा। अब हम तो सप्लाई नहीं करेंगे, हम तो गुड्स खरीदने जाते हैं। सप्लाई हमेशा कौन करता है, सप्लायर। तो गवर्नमेंट क्या कहती है सप्लायर से कि तुम टैक्स रिकवर करो, किससे, सप्लायर से कहती है।
बायर से वो वैल्यू भी रिकवर करता है, वैल्यू ऑफ गुड्स, प्लस वो जीएसटी रिकवर करता है, और जो भी जीएसटी का अमाउंट होता है वो पेड कर देता है गवर्नमेंट को। तो यही होता है हमारा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्या होता है ये हमारा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। एंड ये अभी तक जो भी हमारा पूरा जीएसटी एक्ट है, 99% जीएसटी एक्ट है वो सप्लायर के ऊपर ही लगता है। सप्लायर हमें गुड्स देता है, गुड्स के साथ गुड्स या सर्विसेज देता है, उसके बाद वो हमें उसकी वैल्यू प्लस उस पर जीएसटी रिकवर करता है, एंड जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट को पे कर देता है। दैट इज हमारा जीएसटी एक्ट, यही होता है। बट इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट में क्या है, तो वो हमने पढ़ना है। इसका मतलब है वो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो टैक्स रिकवर करती है किससे, रिसिपिएंट से। रिसिपिएंट मतलब हमसे। अगर हम सप्लायर से कोई भी चीज खरीद रहे हैं तो यहाँ पे सप्लायर टैक्स नहीं देगा, कौन टैक्स देगा गवर्नमेंट को, रिसिपिएंट, बायर। तो सप्लायर क्या क्या रिसीव करेगा, सप्लायर हमसे गुड्स की वैल्यू रिसीव कर लेगा और सर्विस की वैल्यू रिकवर कर लेगा, लेकिन जीएसटी रिकवर नहीं करेगा। जीएसटी कौन रिकवर करेगा, जीएसटी हम ही गवर्नमेंट को ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर हम पे करेंगे। और ये किस पे होता है, ये ओनली इम्पोर्ट्स पे होता है। सपोज अगर हम कोई भी सर्विस या कोई भी गुड्स हम बाहर से मंगाते हैं, सपोज हम यूएसए से इंडिया में कोई गुड्स मंगाते हैं या सर्विसेज लेते हैं किसी भी चीज की, तो वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल किसके ऊपर हो जाएगा, रिसिपिएंट के ऊपर, हमारे ऊपर। ऐसा क्यों होगा वो हम अगले एग्जांपल में पढ़ते हैं। लाइक ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जीएसटी जो है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है और कंजप्शन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ये होता है कि सप्लायर सर्विस कहीं से भी दे रहा हो, सर्विस जहां कंज्यूम्ड होगी उस वाले स्टेट पे या उस वाले पॉइंट पे टैक्स लगेगा। सपोज मैं आपको नीचे 3 एग्जांपल है, सप्लायर इंडिया का है, रिसिपिएंट भी इंडिया का है। तो यहाँ पे क्या है, सप्लायर भी इंडिया का है और रिसिपिएंट भी इंडिया का है, मतलब ये इंडियन टेरिटरी में है, टेरिटरी है। जीएसटी जो है वो इंडियन टेरिटरी में एप्लीकेबल है, मतलब होल ऑफ इंडिया। टेरिटरी बोलते हैं हम होल ऑफ इंडिया। अगर सप्लायर भी इंडिया में है और रिसिपिएंट भी इंडिया में है तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा। एंड इफ सप्लायर इंडिया में है लेकिन रिसिपिएंट यूएसए में है, तो अब सपोज हम सप्लायर हैं, हम सर्विस दे रहे हैं किसको, आउटसाइड इंडिया, तो मतलब टेरिटरी से बाहर हो गया। कंजप्शन कहाँ होगा, आउटसाइड इंडिया। चाहे हमने बनाए यहाँ, सब कुछ यहाँ करा, बट कंजप्शन कहाँ हो रहा है, आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पे जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, इसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो सिंपल चीज में मान लीजिए अगर इंडियन टेरिटरी में कोई भी सप्लाई होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल। अगर हम कोई भी सप्लाई आउटसाइड टेरिटरी कर रहे हैं, मतलब इंडिया से हम बाहर भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जीएसटी नॉट एप्लीकेबल। इफ सप्लायर जो है वो यूएसए में बैठा है लेकिन रिसिपिएंट है वो इंडिया का है, मतलब हम वहां से हम कोई गुड्स मंगा रहे हैं इंडिया के अंदर, मतलब इंपोर्ट है, कंजप्शन कहाँ हो रहा है, इंडिया में, तो यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। मतलब इंडियन टेरिटरी होनी चाहिए, कंजप्शन होना चाहिए, तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा। 3 बातें ध्यान समझ रखना, इंडियन टेरिटरी, कंजप्शन इंडिया के अंदर, तो जीएसटी एप्लीकेबल। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं लेवी ऑफ टैक्स पे। लेवी ऑफ टैक्स के लिए हम बात करते हैं एवरी सप्लायर विल बी लाइबल टू टैक्स। एवरी सप्लायर विल बी लाइबल टू टैक्स एंड द नेचर ऑफ टैक्स वुड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सप्लाई। एवरी सप्लायर मतलब हर सप्लायर जो है वो लाइबल टू टैक्स के है, बट कब, नेचर ऑफ टैक्स जो है वो डिपेंड ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई पे डिपेंड करेगा। कौन सी सप्लाई है उस पर डिपेंड करेगा कि कितना टैक्स लगना है, वो हम आगे पढ़ते हैं। Like interstate supply will be liable to IGST and intrastate supplies will be liable to CGST और SGST and UTGST। अब देखिए जीएसटी को समझने से पहले हमारे को ये समझना है कि हमारे इंडिया में जीएसटी एक एक्ट नहीं आया, 4 एक्ट आए हैं जीएसटी के अंदर, सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट और यूटीजीएसटी एक्ट। सीजीएसटी एक्ट का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी एक्ट का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स,
एंड यूटीजीएस का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर हम कोई भी सप्लाई विद इन द स्टेट करते हैं, सपोज हम दिल्ली में सप्लायर हैं और दिल्ली में ही सेल करते हैं, तो वहां पे हमारे ऊपर दो टैक्स लगेंगे, एक होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक होगा स्टेट गवर्नमेंट का, मतलब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और अगर हम कोई भी सप्लाई यूनियन टेरिटरी में जाके करते हैं, सपोज यूनियन टेरिटरी, सपोज दिल्ली और यूनियन टेरिटरी में करते हैं, तो वहां पे हमारा टैक्स कौन सा होगा? दो होंगे वहां भी। सीजीएसटी तो लगेगा सेंट्रल के लिए और यूटीजीएसटी लगेगा हमारा स्टेट के लिए, मतलब यूनियन टेरिटरी स्टेट के लिए। एंड अगर हम सप्लाई दिल्ली से हरियाणा में करते हैं, मतलब आउटसाइड द स्टेट, मतलब वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो हमारा टैक्स कौन सा लगेगा? आईजीएसटी। इस बात को ध्यान से समझे। आइए मैं एग्जांपल में दिखाता हूँ। देखिए, लेवी ऑफ टैक्स एज पर लोकेशन, एवरी सप्लायर विल बी लायबल टू टैक्स अंडर जीएसटी। Every supplier will be liable to tax under GST Act. The nature of tax depend on the nature of supply. देखिए, हमारे पास दो तरह की सप्लाई होती है, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट मतलब होता है आउटसाइड द स्टेट और इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट। सपोज हम दिल्ली से हरियाणा में अगर हम कोई गुड्स सेल कर रहे हैं, तो वहां पे हमारे ऊपर आईजीएसटी लगेगा, उस सप्लाई पे क्या लगेगा? आईजीएसटी। और आईजीएसटी हमेशा सम ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का लगता है। एंड विद इन द स्टेट अगर हम सप्लाई कर रहे हैं, सपोज दिल्ली टू दिल्ली या यूपी टू यूपी या हरियाणा टू हरियाणा या पंजाब टू पंजाब, तो हमारा लाइबल टू टैक्स दो, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर हम यूनियन टेरिटरी में कर रहे हैं तो सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। तो एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में कोई एक लगेगा एंड सीजीएसटी इज कंपलसरी। ये कब होगा? जब भी हम सप्लाई करेंगे, कहाँ पे? इंटर स्टेट या इंटर स्टेट। देयर आर ओनली टू सप्लाई, इंटर स्टेट और इंटर स्टेट। आइए आगे समझते हैं। सप्लाई शुड इन्वॉल्व गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होगा? गुड्स एंड सर्विसेज, आइदर एज होली गुड्स और होली सर्विस। इवन वेयर इज अ सप्लाई इन्वॉल्व्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, then law provides that such supply would classified। ये वर्ड याद रखना, क्लासिफाइड। क्लासिफाइड का मतलब है लाइक अगर हम सप्लाई जो जीएसटी के अंदर है वो क्या क्या टैक्सेबल है, लाइक या तो गुड्स होगी या सर्विस होगी, मतलब होली गुड्स और होली सर्विस। और अगर दोनों है, गुड्स भी और सर्विस भी, एक ही सप्लाई में दोनों आ रहे हैं, गुड्स भी एंड सर्विस भी, तो गवर्नमेंट ने लॉ में प्रोवाइड करा है क्या? हम उस शेड्यूल 2 के एक्ट के देख के हम उस गुड्स और सर्विसेज वाली ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करेंगे, या तो हम उसे एज अ होली गुड्स ले लेंगे या फिर एज अ होली सर्विस लेंगे। नहीं आया समझ? इसका मैं आपको एग्जांपल देखता हूँ। देखिए, सप्लाई कौन सी होनी चाहिए? गुड्स या तो होली या तो सर्विस होली, या बोथ क्लासिफाइड। अगर बोथ है तो हम क्लासिफाइड करेंगे या तो उसे होली सर्विस और होली गुड्स में। ये कहाँ लिखा है? शेड्यूल 2 ऑफ एक्ट में, शेड्यूल 2 सीजीएसटी एक्ट में वहां पे लिखा हुआ है। हाँ, तो हम इसको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज इसका एक एग्जांपल है, सपोज आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो रेस्टोरेंट में जब आप खाना खाते हैं तो पहला वहां पे आपको खाना भी मिलता है, मतलब फूड प्लस सर्विस, तो दोनों चीज, मतलब आपको वहाँ गुड्स भी मिल रहे हैं एंड देन वहाँ सर्विस भी मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन पे शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है कि आप ऐसी सिचुएशन में वहां पे क्या इंक्लूड करेंगे? एज अ सर्विस। तो उसे आप एज अ सर्विस मान लेंगे और सर्विस मानने के हिसाब से जो सर्विस के टैक्स कैटेगरी में वो आएगी उस रेट से उस पर टैक्स लग जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? ओके, आगे चलते हैं। सप्लाई विल बी एन इंट्रा स्टेट सप्लाई इफ द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर विद इन द सेम स्टेट, and the transaction will be an interstate supply if the location of supplier and place of supply are the different state। वही जैसे मैंने आपको बताया, अगर सप्लाई विद इन स्टेट होगी तो हमारा दिल्ली टू दिल्ली होगी तो इंटर स्टेट हो जाएगी, और अगर दिल्ली टू हरियाणा होगी तो इंटर स्टेट हो जाएगी। एंड टैक्स शैल बी पेबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन। ये हम बात करते हैं, देखिए इसकी, जैसे हमने अभी यहाँ बात करी थी चार्जिंग सेक्शन के अंदर लिखा है पर्सन ऑन होम द टैक्स शैल बी इम्पोज्ड, तो नीचे बता रहे हैं कि कौन सा पर्सन होना चाहिए? टैक्सेबल पर्सन। अब बात करते हैं कि टैक्सेबल पर्सन कौन है।
टैक्सेबल पर्सन कौन है? तो टैक्स शैल बी पेबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन, पर्सन सेपरेट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड और liable to be registered under section 22 and 24 of CGST Act, tax payable. Every interstate supply will attract CGST as well as SGST as follow: A. Imposition of CGST by Government of India, imposition of SGST by respective state, or UTGST by central government through administrator in case of specified union territory and other territory as defined. इसका मतलब है अगर कोई भी टैक्सेबल पर्सन होगा तो टैक्सेबल पर्सन जो है वो कौन होना चाहिए? दो सिचुएशन, रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट। या तो वो रजिस्टर होगा हमारे सीजीएसटी एक्ट के अंदर या फिर वो लाइबल टू बी रजिस्टर, मतलब होने वाला है, हो चुका है बट उसको रजिस्ट्रेशन लेना बाकी है, बस इन दो पर्सन पे। अब फर्स्ट तो हमें पता चल गया कि रजिस्टर्ड हो गया, बट लाइबल टू बी रजिस्टर का कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए सेक्शन 22 एंड सेक्शन 24 जब हम पढ़ेंगे तब बताएंगे, लेकिन मेन आपको मैं क्रक्स ले बताता हूँ। सेक्शन 22 में लिखी हुई है थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर है हमारे पास 10 लाख, 20 लाख एंड 40 लाख। अगर सप्लायर जो है सप्लाई करता है टर्नओवर, अगर सप्लायर की टर्नओवर एक्सीड करती है एक साल में 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख वाली कैटेगरी को, तो वो लाइबल हो जाता है रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी है। ओके, एंड सेक्शन 24 में लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन मेंशन, उसके अंदर कुछ मल्टीपल ट्रांजैक्शन है, लाइक 4 to 7 मैक्सिमम 8 to 9 ट्रांजैक्शन होंगी जो मेंशन है। अगर वो उसके ट्रांजैक्शन के अंदर फॉल करता है तो उससे रजिस्टर्ड अंडर लाइबल हो जाएगा, वो रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी के अंदर। और दूसरा, एक नोटिफाइड पर्सन एज पर जीएसटी एक्ट, जीएसटी एक्ट के अंदर कुछ नोटिफाइड पर्सन है, अगर वो उसमें से फॉल करता है, उस कैटेगरी में फॉल करता है, तो भी वो लाइबल हो जाएगा जीएसटी एक्ट के लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं। रेट एंड वैल्यू ऑफ टैक्स, जो भी हमारा जीएसटी एक्ट है उसके अंदर पता होता है, क्या पता होता है? जैसे मैंने आपको बताया, द रेट ऑफ टैक्स विल बी स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन दैट वुड बी इशूड इन रिगार्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 20% ऑफ जीएसटी और 40%। मतलब गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो हमसे जीएसटी ले सकता है, कितना? 40% तक। कैसे? सीजीएसटी 20 एंड एसजीएसटी 20, बट अभी तक मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी कितना है? ओनली 28%। मतलब उसका मतलब है सीजीएसटी 14 एंड एसजीएसटी 14। और वैल्यू ऑफ टैक्स जो है वो हमारा सेक्शन 15 में कवर होता है। सेक्शन 50 में हम आगे पढ़ेंगे तो हम आपको पूरा समझाएंगे वैल्यू ऑफ टैक्स कैसे आती है किसी भी सप्लाई की। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो बताइए। मैक्सिमम रेट जो है वो 40% होता है। कैसे? सीजीएसटी का लेंगे 20% और एसजीएसटी का लेंगे 20%। अब बात करते हैं हम मीनिंग ऑफ गुड्स एंड मीनिंग ऑफ गुड्स। सेक्शन 2 सब सेक्शन 52, इसको कैसे पढ़ते हैं? सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 52। Goods means the every kind of movable property other than money and securities. Securities के अंदर आती हैं लाइक हमारे शेयर्स एंड डिवेंचर, but includes actionable claim, growing crops, grass and things attached to or a farming part of land which are agreed to be served before supply or under a contract of supply. And as per the schedule 3 of actionable claim shall not be considered to supply except lottery, betting and gambling. यहाँ तक समझ में आया? नहीं आया तो इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मीनिंग ऑफ गुड्स जो है ये सेक्शन 22 सब सेक्शन 52 में लिखा हुआ है सीजीएसटी एक्ट के। क्या लिखा है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जो भी मूवेबल, लाइक पेन हो गया, लैपटॉप हो गया, माउस हो गया, नोटबुक हो गई, ये सब जो है गुड्स हैं। अदर देन मनी, पैसे को छोड़ के, सिक्योरिटी को छोड़ के, मतलब शेयर्स एंड डिवेंचर भी मूवेबल है बट उनको छोड़ के, मनी भी मूवेबल है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जा सकती है, उसे भी छोड़ के, बट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड है? एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, सपोज कोई भी क्रॉप्स उग रही हैं, ग्रास, थिंग्स अटैच और अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, कोई भी ऐसी चीज जो लैंड का पार्ट है या लैंड से उगने वाला पार्ट है, विच आर एग्री टू सेवर्ड बिफोर सप्लाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई।
इसको मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा। मीनिंग ऑफ गुड्स, एवरी मूवेबल गुड्स एंड प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। ठीक है। इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब होता है हम किसी से पैसा लेना है, सपोज हमारा कहीं डिस्प्यूट चल रहा है और वहां से हमारे पास पैसा आना है तो वहां पे जीएसटी लगेगा। ठीक है। ग्रास सॉरी उसे गुड्स कहेंगे एंड उस पे जीएसटी लगेगा। ग्रास एंड क्रॉप्स, एनीथिंग पार्ट ऑफ लैंड, कोई भी ऐसी चीज जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड मतलब लैंड से पैदा हो रही है उस चीज पे भी गुड्स माना गया है उसे। बट अब आप सोच रहे होंगे ये चीजें हमारी किस में आती हैं, गुड्स के अंदर। अब देखिए एक्शनेबल क्लेम के ऊपर एक पॉइंट है। एक्शनेबल क्लेम हमारे पास लिखा है कि गुड्स भी है, बट शेड्यूल 3 है एक हमारे पास जिसके अंदर लिखा है नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट का मतलब होता है कि इस लिस्ट में जो जो गुड्स है या जो जो सर्विस ट्रांजेक्शन है उसे हम जीएसटी में कवर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है एक्शनेबल क्लेम। तो इसका मतलब यहाँ ऊपर इन्होंने गुड्स माना और यहाँ पे गुड्स नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब है ऑल एक्शनेबल क्लेम आर गुड्स एक्सेप्ट, कौन कौन से, मतलब ऑल एक्शनेबल गुड्स नहीं है एक्सेप्ट 3 को छोड़ के, लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। अगर ये 3 चीजों पे एक्शनेबल क्लेम है, लॉटरी से कहीं से पैसा आना है, बैटिंग से आना है, गैम्बलिंग से आना है, तो उस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज किसी भी डिस्प्यूट से पैसा आना है या कहीं से और से पैसा आना है जो एक्शनेबल क्लेम है तो उस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, उसे हमने गुड्स नहीं माना है। ठीक है, यहाँ तक आपको मीनिंग ऑफ गुड्स समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम मीनिंग ऑफ सर्विस। ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 102 में लिखा हुआ है अंडर सीजीएसटी एक्ट के अंदर। सर्विस मीन्स द एनीथिंग अदर देन गुड्स, ऊपर हमने जो पढ़ा गुड्स उसके अलावा एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी, बट इंक्लूड एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी एंड डेनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी और डेनोमिनेशन फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। सर्विस क्या है? अदर देन गुड्स जो हमने ऊपर पढ़ा उसको छोड़ के, बट इंक्लूड्स जिसमें हम मनी का कन्वर्जन कर सकते हैं। किसके लिए? अपने बेनिफिट के लिए, जिससे हमें बेनिफिट हो, जिससे हमें सेपरेट कंसिडरेशन मिले। उस सेपरेट कंसिडरेशन वर्ड इंक्लूड होना चाहिए, कन्वर्जन वर्ड इंक्लूड होना चाहिए, तो वहां पे वो सर्विस है। लाइक फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय क्लैरिफाई दैट एक्सप्रेशन सर्विसेज इंक्लूड फैसिलिटेटिंग अरेंजिंग ट्रांसफर। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक सर्विस क्या है? अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, इंक्लूडिंग एक्सचेंज सर्विस, लाइक इंक्लूडिंग मनी, कन्वर्ट, सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज फॉर सर्विसेज। सपोज हमारा एक बिजनेस है एक्सचेंज सर्विस का। सपोज आप मेरे पास आए $10,000 लेके और आपने बोला मेरे को ये एक्सचेंज कर दो और मुझे इंडियन रुपीज दे दो, तो मैंने आपको इंडियन रुपीज के हिसाब से $75 पर डॉलर के हिसाब से आपको इंडियन रुपीज दे दिया। बट उस टाइम पे गवर्नमेंट बोलती थी कि $1 की कीमत कितनी है? 78। तो जो मैंने आपको ₹3 कम दिया वो ₹3 क्या है? मेरा सर्विस चार्ज है जो कि सेपरेट कंसिडरेशन है। तो मेरे लिए 10,000 इंटू 30,000 रुपीज पे मेरा जीएसटी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने मनी को कन्वर्ट किया है और कन्वर्ट करने में मैंने आपसे सर्विस चार्ज लिया। समझ आ गया यहाँ से मीनिंग ऑफ सर्विस का मतलब। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक जो हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, जो हमारा टॉपिक का नाम था सप्लाई अंडर जीएसटी। सप्लाई से पहले जो भी हमने ये बेसिक सी बातें करी हैं ये पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ सप्लाई। ये हमारा सेक्शन 7 के अंदर आता है। हमें सेक्शन 7 के अंदर सेक्शन 1 7 क्लॉज 1A 1B 1C and 7 clause 2 and 7 clause 3 and 7 clause 4, जब हम ये 4 सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे तभी हमारा सप्लाई अंडर जीएसटी कवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट? तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड एग्रीइंग टू सप्लाई when they are for consideration and in course of furtherance of business. It specifically include sales,
ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज एंड डिस्पोजेबल। मतलब यहाँ से देखिए सप्लाई जो है वो ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई है, लाइक गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड एग्रीइंग टू सप्लाई व्हेन दे आर फॉर। टू वर्ड्स यूज हो रहे हैं यहाँ पे, इन टू वर्ड्स को आपने अच्छे से ध्यान रखना है। पहला वर्ड है कंसिडरेशन एंड दूसरा वर्ड है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब वो बिजनेस के पर्पस के लिए होना चाहिए सप्लाई, एंड दूसरी कंसिडरेशन मस्ट है। किसमें लिखा है ये? सेक्शन 7 सब क्लोज 1 में लिखा है मीनिंग ऑफ सप्लाई कि कंसिडरेशन होना चाहिए ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की होती है, ऑल फॉर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद कंसिडरेशन एंड देन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये सब तीन चीज आपको पता होना चाहिए। सप्लाई हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, कंसिडरेशन हो रही है एंड कोर्स ऑफ बिजनेस, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसके लिए हो रही है, ठीक है। इसे कहते हैं सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, ये सब वर्ड भी इसमें अंदर इंक्लूड है। तो आइए मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। सेक्शन 7 के अंदर मीनिंग ऑफ सप्लाई, सेक्शन 7(1) क्लॉज ए, सब क्लॉज ए, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए। क्लॉज ए के अंदर ये बात कही गई है, ठीक है। क्या बात है? इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, ये सारी सप्लाई है। बट कब है? जब इन सप्लाई के अंदर दो चीजें होनी चाहिए, पहला कंसिडरेशन, दूसरा इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब कंसिडरेशन मतलब एनीथिंग इन रिटर्न, चाहे वो मनी में हो, चाहे वो काइंड में हो, या वो बोथ में हो, कुछ भी रिटर्न में होना चाहिए। एंड वो बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, कमर्शियल पर्पस के लिए होना चाहिए, कमर्शियल मोटिव, नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव, ओनली फॉर कमर्शियल मोटिव। ये हमारे एलिमेंट ऑफ सप्लाई हैं। कंडीशन, दोनों कंडीशन फॉलो होंगी तभी वो सप्लाई होगी। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, वो आपको नीचे बताऊंगा। बट मेन जो सप्लाई है वो क्या होगी? कंसिडरेशन भी होगी एंड बिजनेस पर्पस के लिए, कमर्शियल यूज के लिए होगी। जरूरी नहीं है कि वो रेगुलर एक्टिविटी हो, रेगुलर एक्टिविटी हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, वो रेगुलर एक्टिविटी हो या नहीं कोई बात नहीं, बट वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन मस्ट होनी चाहिए फॉर कमर्शियल मोटिव के लिए। इफ प्रॉफिट मोटिव है, रिकरिंग मोटिव है, तो हम उसे सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। मेन मोटिव क्या होना चाहिए? ओनली मेन मोटिव है हमारा, जो मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, कमर्शियल मोटिव। कमर्शियल मोटिव हमारा मेन है कोई भी सप्लाई को पहचानने के लिए, ओके। और कंसिडरेशन मस्ट है, एंड कंसिडरेशन के बाद बिजनेस ट्रांजैक्शन मस्ट है। ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है कि कंसिडरेशन मस्ट है एंड कोर्स ऑफ फर्दरेंस, मतलब बिजनेस के लिए, बिजनेस की ट्रांजैक्शन के लिए वो होनी चाहिए। यहाँ था हमारा सप्लाई का मीनिंग। एंड इसके अंदर बात करते हैं हम कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कैन बी इन मनी और काइंड, वो मनी में हो चाहे काइंड में हो। फर्दर, a consideration need not always flow from recipient of the supply, it can also be made by third person। जो भी कंसिडरेशन है जरूरी नहीं वो रिसिपिएंट ही दे, वो थर्ड पर्सन भी पे कर सकता है। लाइक अब मैं आप सबको यहाँ पे कोचिंग दे रहा हूँ, और अगर मैं आपसे कोई फीस चार्ज करता हूँ तो जरूरी नहीं है कि आप ही फीस दो, आपके पेरेंट्स फीस देंगे तो वो थर्ड पर्सन इंक्लूड होंगे एंड वो भी कंसिडरेशन माना जाएगा। Any subsidy given by central government or state government is not considered as consideration। अगर आपको कोई भी सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसे कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। A deposit given in respect of supply of goods and services and both shall not be considered as payment made for such supply unless the supplier applies such deposit as consideration for the said supply। ये समझ में आया आपको? सपोज एक डिपॉजिट है, आप अगर कोई डिपॉजिट पे करते हैं, सपोज आपके घर में कोई इंटरनेट चार्जेस लगवाना है, उसके लिए आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से बात करते हैं, तो वो आपको कहते हैं कि सर आप हमें 2 मंथ का डिपॉजिट दे दीजिए, एंड जब भी आप अपने कनेक्शन को डिसकंटिन्यूड करेंगे तो हम जो आपका 2 मंथ का डिपॉजिट है उसे हम आपके 2 मंथ तक आपसे चार्जेस नहीं लेंगे, आपका इसको एडजस्ट कर देंगे आपके 2 मंथ के चार्जेस के लिए। लाइक इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। कंसिडरेशन काइंड और मनी, इट कैन बी मेड बाय थर्ड पर्सन। एनी सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट नॉट कंसिडर्ड। एनी डिपॉजिट
इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपने लगवाया, सपोज 2000 मंथली है, तो आपने उसको 2 मंथ का डिपॉजिट एक्स्ट्रा दे दिया। कब? जनवरी में। सपोज आपने 12 मंथ के लिए आपका कनेक्शन लिया जनवरी टू दिसंबर, तो आपका जो कनेक्शन है डिपॉजिट के टाइम पे, सपोज आप जब डिपॉजिट दे रहे हैं तब आप उसे कंसिडरेशन नहीं मानेंगे, लेकिन जब आपका डिपॉजिट जनवरी टू दिसंबर है और आपका कनेक्शन अक्टूबर तक, तो आपने उसको मंथली चार्जेस दिए, बट अक्टूबर के बाद जो नवंबर और दिसंबर का है वो आपने क्या करा, उसको एडजस्ट करवा लिया नवंबर और दिसंबर के बिल से अपने डिपॉजिट को। तो जब आप उसे नवंबर और दिसंबर में एडजस्ट कर लेंगे तब वो सप्लाई का कंसिडरेशन माना जाएगा, अदरवाइज डिपॉजिट कभी भी कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। ये बात आप हमेशा नोट कर लीजिए। डिपॉजिट कंसिडरेशन कब माना जाएगा? जब वो सप्लाई के फीस में इंक्लूड हो जाएगा। डन? ओके। नेक्स्ट इज बिजनेस इंक्लूड्स। जो भी हमारी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की थी, कंसिडरेशन पता चल गया। अब फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हमारा क्या क्या आता है वो देखिए। एनी ट्रेड और कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, इवन इफ देयर इज नो मॉनेटरी बेनिफिट। कोई भी ट्रेड और कोई भी कॉमर्स, कोई भी मैन्युफैक्चर बिजनेस, कोई भी प्रोफेशनल बिजनेस, चाहे वहां से मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, वो भी बिजनेस है। दूसरा, सप्लाई एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। आप चाहे सप्लाई कर रहे हो या परचेज कर रहे हो कोई भी कैपिटल गुड्स या कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को, किस पर्पस के लिए? कमेंसमेंट, या तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस को क्लोज करने के लिए, तो वो भी बिजनेस ही माना जाएगा। प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी बाय क्लब एंड एसोसिएशन। सपोज आप किसी क्लब के मेंबर हो और आप वहां जाते हैं तो क्लब वाला आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सपोज आप उसकी क्लब की एनुअल फीस देते हैं तो आप चार्जेस देते हैं, तो वो भी एक तरीके से बिजनेस है। एडमिशन ऑफ एनी प्रोमाइसेस फॉर कंसिडर। सब आज कहीं मूवी देखने जाते हैं तो वो भी आप टिकट लेते हैं, जो भी आप टिकट परचेज करते हैं तो वो आपके लिए सप्लाई है, सप्लायर के लिए सप्लाई है, वो उसे बिजनेस में इंक्लूड करेंगे। सर्विस एज अ होल्डर ऑफ ऑफिस एक्सेप्टेड इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ ट्रेड ऑफ प्रोफेशन। सपोज देयर आर मेडिकल यूनिट। मेडिकल यूनिट में क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ मेडिकल माना जाता है। वो पर्सन अगर हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, मेडिकल यूनिट को बढ़ाने के लिए कोई भी खर्चा करता है या कोई भी होल्ड करता है, एक ऑफिस खरीद लेता है, ऑफिस को रखता है उस चीज में, तो उसे भी इस बिजनेस की ट्रांजेक्शन में माना गया है। एक्टिविटी ऑफ रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटलाइजिंग और लाइसेंस टू बुक मेकर ऑफ एक्टिविटी ऑफ अ लाइसेंस बुक मेकर इन सच क्लब। सपोज आप किसी रेस क्लब में मेंबर हैं या फिर आप रेस क्लब में कोई बुक्स वगैरह सेल करते हैं, तो वहां भी आपकी सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा आपको। एंड एनी एक्टिविटी बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी एज अ पब्लिक अथॉरिटी। कोई भी एक्टिविटी जो गवर्नमेंट अथॉरिटी करती है या लोकल अथॉरिटी एज अ पब्लिक अथॉरिटी, उसको भी बिजनेस माना गया है। तो फॉर एनी ट्रेड, कॉमर्स और एनी सिमिलर एक्टिविटी टू क्वालिफाई एज बिजनेस, फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी ऑफ सच ट्रांजैक्शन इज नॉट अ प्रीक्विसाइट। वही जो मैंने आपको अभी बताया है यहाँ पे ऊपर कि बिजनेस तो है, बट जरूरी नहीं है कि वो रेगुलर एक्टिविटी हो, जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट मोटिव हो, जरूरी नहीं है कि वो रिकरिंग मोटिव में हो। वो सिर्फ एक कमर्शियल मोटिव में होनी चाहिए। अगर वो कमर्शियल मोटिव में है तो वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे है हमारा सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। सेक्शन 7 सबसेक्शन क्लॉज बी। सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस मेड फॉर द कंसिडरेशन एंड वेदर नोट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, सेक्शन 7 सब क्लॉज 1 और ए में हमने क्या पढ़ा कि कोई भी बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होंगी उसमें कंसिडरेशन इंक्लूड होगा और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी इंक्लूड होगा। बट ये क्या कह रहा है, सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस मेड फॉर कंसिडरेशन वेदर नोट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब कंसिडरेशन तो नीड है चाहे वो बिजनेस ट्रांजेक्शन हो या ना हो। तो यहाँ पे भी सप्लाई के अंदर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। और यहाँ पे ये कब होता है, ये ओनली फॉर रिवर्स चार्ज बेसिस पे होता है। रिवर्स चार्ज बेसिस का मतलब समझ जाइए, इंपोर्ट ऑफ सप्लाई लाइक
This implies that import of services even for personal consumption would qualify as a supply and therefore would be liable to tax. चाहे वो पर्सनल कंजप्शन के लिए है तो भी वो लाइबल फॉर टैक्स है. मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन हो ना हो, कंसिडरेशन होगा तो वो टैक्स है. किस पे? इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे. एंड दिस वुड नॉट बी सब्जेक्ट टू अ थ्रेशोल्ड लिमिट एट टैक्स इज एक्सपेक्टेड. और इसे हमने थ्रेशोल्ड लिमिट में भी नहीं लिया और रिवर्स चार्ज बेसिस पे भी नहीं लिया. एंड थ्रेशोल्ड लिमिट डू नॉट अप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई अट्रैक्टिंग टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस. अगर सप्लाई रिवर्स चार्ज बेसिस पे है तो वहां थ्रेशोल्ड लिमिट सेक्शन 22 और सेक्शन 24 अप्लाई नहीं करते हैं. ओके, तो इसको थोड़ा सा खुल के समझते हैं. देखिए, सेक्शन 1 सब क्लॉज सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज बी, सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, बट उसके अंदर क्या इंक्लूड होना चाहिए? कंसिडरेशन. सपोज आप अगर मिस्टर डेविड है यूएसए में, वो इंटीरियर की डेकोरेशन करते हैं एंड मुकेश अंबानी हमारे इंडिया में है, उन्होंने इसकी सर्विस को अवेल किया, एक्सपोर्ट कराई इसकी सर्विस, इंपोर्ट करी. क्या इंपोर्ट करी? इसकी सर्विस, ऑफिस को डेकोरेट करा एंड रेजिडेंट को. दोनों पर्पस के लिए उसने इंटीरियर डेकोरेशन किया. तो अगर वो ऑफिस पर्पस के लिए डेकोरेशन करता है तो यहाँ तो वो क्या हो गया? कंसिडरेशन भी हो गया और बिजनेस पर्पस भी हो गया. तो यहाँ पे तो वो सेक्शन 7(1) सब क्लॉज ए लगेगा ऑफिस पर्पस के लिए. बट रेजिडेंस पर्पस के लिए क्या लगेगा? यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी तो नहीं है, ये तो पर्सनल यूज के लिए. बट यहाँ पे सप्लाई जीएसटी अंदर एप्लीकेबल होगी. किसके अंदर? सेक्शन 7(1) क्लॉज बी के अंदर. तो दोनों चीज समझ में आई. सेक्शन 7 सब क्लॉज ए के अंदर क्या दिया हुआ है कि सप्लाई इंक्लूड होगी कंसिडरेशन प्लस फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. कंसिडरेशन पर्पस भी होगा, बिजनेस पर्पस भी होगा. एंड सेक्शन 7 सब क्लॉज सब सेक्शन 1 सब क्लॉज बी के अंदर क्या मेंशन है? सेक्शन 7 सब क्लॉज बी के अंदर क्या मेंशन है कि कोई भी ट्रांजेक्शन ओनली फॉर पर्पस यूज, पर्सनल यूज के लिए भी है, सिर्फ कंसिडरेशन दिया है तो भी वो सप्लाई मानी जाएगी. ठीक है, यहां तक कोई डाउट? ठीक है. सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्री टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन. अभी हमने ऊपर पढ़ा 1 में, ए में, बी में, सी में. ए में पढ़ा कंसिडरेशन होगा, फर्दरेंस होगा तो वो सप्लाई है. बी में पढ़ा कंसिडरेशन है, फर्दरेंस नहीं है तो भी सप्लाई है. सी में हम पढ़ रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन है तो भी वो सप्लाई है. तो मतलब तीनों सेक्शन मिला के वो सप्लाई ही मानी जा रही है, चाहे वो विदाउट कंसिडरेशन हो चाहे वो कंसिडरेशन हो. बट मेनली जो हमें देखनी है वो कंसिडरेशन. विदाउट कंसिडरेशन किस में देखनी है? उसके लिए शेड्यूल 1 दिया गया है. विदाउट फर्दरेंस किस में देखनी है? उसके लिए इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज दिया गया है. अब शेड्यूल 1 के अंदर कुछ हमारी ट्रांजेक्शन है लाइक 1, 2, 3, 4, 5. ये 5 ट्रांजेक्शन मेंशन है, ये हम पढ़ेंगे शेड्यूल 1 के अंदर. अब शेड्यूल 1 के अंदर जो भी ये सब ट्रांजेक्शन है, इसको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले इसका मीनिंग समझना पड़ेगा. शेड्यूल 1 गवर्नमेंट ने बनाया है सीजीएसटी एक्ट के अंदर. इसके अंदर ओनली 5 ट्रांजेक्शन है. अगर वो 5 ट्रांजेक्शन के अंदर कोई भी कैटेगरी के अंदर कोई सप्लाई फॉल करती है तो वहां पे अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी उसे सप्लाई माने जाएगा और वहां पे जीएसटी देना पड़ेगा. पहला, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड. मतलब द वर्ड ट्रांसफर इन क्लॉज suggests that there should be another person who would receive the business asset at the other end, and the use of the word permanent transfer implies that the goods should be transferred without any intention or requirement of having to receive the good back. मतलब उसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि वो दोबारा गुड्स को वापस ले. परमानेंट ट्रांसफर. And however, even in these type of transaction, it is essential that there is a delivery of the business asset. तो business asset की essential delivery होगी. Suppose permanent transfer, जब भी हम कोई business asset की permanent transfer करते हैं और plus
हमने जो ट्रांसफर किया है उस पे हमने आईटीसी ऑलरेडी अवेल्ड कर चुके हैं, तो उनकी सप्लाई में चाहे वो कंसिडरेशन में हो चाहे वो ना हो, उस पे हमें टैक्स देना है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। इसे हम कहते हैं डीम्ड सप्लाई, मतलब यहाँ पे हम डीम्ड सप्लाई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। सप्लाई अंडर शेड्यूल 1 विदाउट कंसिडरेशन बट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। परमानेंट एसेट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड। सपोज हमने किसी गुड्स की या एसेट्स के परमानेंट ट्रांसफर कर दिया बिजनेस एसेट का, और उस पर आईटीसी अवेल कर दिया और उसको विदाउट कंसिडरेशन भेजा है, तो वो सप्लाई क्या होगी, वैल्यू की जाएगी सेक्शन 15 के अंदर, और उस सप्लाई पे टैक्स होगा 71C के अंदर। एक एग्जांपल है, एमएनसी कंपनी है, इसने 1 जनवरी 2020 में 10 लाख रुपए के लैपटॉप खरीदे, जिसमें 100 लैपटॉप आए थे और 18% जीएसटी दिया गवर्नमेंट को। ठीक है, और इस पे उसने गवर्नमेंट को दिया तो उसने बिजनेस पर्पस के लिए दिया, प्लस उस पे आईटीसी अवेल्ड भी कर लिया। 1,80,000 जो उसने टैक्स दिया था वो उसने अवेल कर लिया अपनी परचेज के ऊपर। तो मतलब अब क्या करा उसने 1 जनवरी 2021 को आगे जाके डोनेट कर दिया। गुड्स गवर्नमेंट स्कूल इन मुंबई में डिनोट कर दिया, मुंबई में गवर्नमेंट स्कूल में डोनेशन दे दी विदाउट कंसिडरेशन, बच्चों को पढ़ाने के लिए डोनेशन दे दी विदाउट कंसिडरेशन। बट अब देखिए 4 बातें, कौन कौन सी 4 बातें वो आपने ध्यान रखनी है। पहला, बिजनेस पर्पस के लिए था। दूसरा, आईटीसी अवेल्ड कर चुका है। तीसरा, डोनेशन दे दिया है, मतलब परमानेंट ट्रांसफर है। और चौथा, विदाउट कंसिडरेशन है। अगर ये 4 बातें हैं किसी ट्रांजैक्शन में, तो वहां पे सप्लाई लगेगी किसके ऊपर, जीएसटी एप्लीकेबल होगा सेक्शन 71C के अंदर। और जीएसटी कौन देगा, एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट स्कूल नहीं देगा, जिसने सप्लाई करी है वो देगा। अब आप बात कर रहे होंगे कि उस टाइम तो उसने वैल्यू खरीदी थी, तो वैल्यू पता थी, इस पे जीएसटी दिया, अब क्या वैल्यू है, तो इसकी जो वैल्यू है वो डिटरमाइन करिए सेक्शन 15 के अंदर, जो हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। वहां पे आपको बताएंगे कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे कन्वर्ट की जा चुकी है, कैसे कन्वर्ट की जा सकती है फॉर दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? अब है चैप्टर शेड्यूल 2 का। सपोज मैं एक एग्जांपल दिया अभी आपको, उसके बाद ये आप पढ़ लीजिएगा बाद में। सेकंड पॉइंट, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बाय ए टैक्सेबल पर्सन टू अ रिलेटेड पर्सन। कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है बट वो बिजनेस पर्पस के लिए होनी चाहिए, लेकिन किसके बीच में, टैक्सेबल पर्सन टू रिलेटेड पर्सन। डिफाइंड द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन सेक्शन 55 में, और बाय वन टैक्सेबल पर्सन टू अनदर टैक्सेबल पर्सन एंड व्हेन मेड विदाउट कंसिडरेशन वुड क्वालिफाई एज सप्लाई। मतलब कोई भी सप्लाई जो रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन से हो रही है उसे भी हम सप्लाई मानेंगे। लाइक फ्री सप्लाई टू रिलेटेड पर्सन, स्टॉक ट्रांसफर टू अ यूनिट आउटसाइड द स्टेट ऑफ डिफरेंट पर्सन वर्टिकल विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज सप्लाईज। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। सप्लाई व्हेन रिलेटेड पर्सन। अब रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं? जब हम सपोज एक होल्डिंग कंपनी है, एक सब्सिडरी कंपनी है, आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, लॉ में भी पढ़ा होगा, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी। ये जो है एक्स लिमिटेड है, होल्डिंग कंपनी ऑफ वाई लिमिटेड है एंड सब्सिडरी कंपनी वाई लिमिटेड है। विदाउट कंसिडरेशन आपने इसको क्या करा, गुड्स ट्रांसफर कर दिया। सपोज आपकी 2 ब्रांच है, एक मुंबई में एक गुजरात में है, ठीक है। अब आपने क्या करा, अपनी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में आपने कोई भी गुड्स को ट्रांसफर कर दिया, तो क्या आप अपनी ब्रांच से पैसे लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो वहां पे क्या है, सप्लाई तो हुई है, सप्लाई हुई है, टैक्सेबल है, लेकिन किसके अंदर, सेक्शन 71C के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ये है आपका रिलेटेड पर्सन, इसे लॉ में रिलेटेड पर्सन माना गया है जीएसटी एक्ट में। डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होते हैं?
जो भी रजिस्टर्ड होंगे, अब इसके लिए मुझे आपको रजिस्ट्रेशन में ले जाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या है, जीएसटी है। जीएसटी दो होता है, एक पैन बेस्ड होता है, एक स्टेट बेस्ड होता है। पैन बेस्ड वो होता है अगर आपको कोई भी जीएसटी देना है तो आपको पैन नंबर देना होगा, और स्टेट बेस्ड होता है अगर आपके 4 बिजनेस हैं या 2 बिजनेस है, एक मुंबई में, गुजरात में, यूपी में, हरियाणा में, तो आपको हर स्टेट का जीएसटी नंबर अलग अलग लेना पड़ेगा। ठीक है। अब एक दसोल्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, आप चाहे तो नेट पे सर्च कर लीजिएगा। ये एक एरोप्लेन कंपनी है, ये एक एरोप्लेन के पार्ट्स बनाती है। इसके पास 4 ब्रांचेस हैं, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता। ये 4 ब्रांचेस में गुड्स ट्रांसफर, गुड्स सेल, ये सब करते रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये गुड्स ट्रांसफर करते हैं ना, वो क्या है, जीएसटी में इंक्लूड पहले नहीं था। पहले विदाउट जीएसटी बात करें तो ओल्ड रिजाइम में नहीं था गुड्स ट्रांसफर, बट न्यू रिजाइम में जीएसटी आया है, क्योंकि ट्रांसफर के ऊपर, क्योंकि बंदे फ्रॉड कर लेते हैं। तो देखिए, पहले आप एग्जांपल देखिए। मिस्टर एक्स है जिनका फर्नीचर का शोरूम है, वो मुंबई में, गुजरात में। सपोज गुजरात के शोरूम में उनका माल खत्म हो रहा है, तो मुंबई में ओवर स्टॉक है, वो मुंबई से उठा के गुजरात में भेज देते हैं। तो गुजरात में जब उन्होंने भेजा, क्या वो उससे पैसे लेंगे? तो विदाउट कंसिडरेशन भेजा, तो उसे सप्लाई माना गया है, ट्रांजेक्शन माना गया है, जबकि वो बिजनेस पर्पज के लिए, बट विदाउट कंसिडरेशन है। तो यहाँ पे जीएसटी लगेगा एज पर 7(1)(c) के अंदर, और यहाँ पे टैक्स जो है पेड करेगा मुंबई शोरूम, किसको? गवर्नमेंट को। और कानपुर जो भी इसका गुजरात का शोरूम है, वो इसके ऊपर आईटीसी अवेलेबल कर लेगा, आईटीसी क्लेम कर लेगा। तो इनको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इनको फायदा भी नहीं होगा। फायदा किसको हुआ है? गवर्नमेंट को। कैसे? ओल्ड रिजाइम में जो है ट्रांसफर को नहीं लिया गया था, तो लोग गुड्स तो ट्रांसफर कर देते थे, बट गुजरात तक पहुंचते नहीं थे, वो गुड्स चोरी जाते थे, जिससे लोगों को टैक्स बचता था और अपने गुड्स की वैल्यू बढ़ा देते, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू का नुकसान होता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर गुड्स ट्रांसफर हो गए हैं तो भी टैक्स देना है, चाहे वो गुड्स वहां तक पहुंचे या ना पहुंचे, गुड्स ट्रांसफर के लिए निकल गए हैं। तो इसलिए अब गुड्स ट्रांसफर पहुंचे ना पहुंचे, नुकसान किसका है? सप्लायर का। तो गवर्नमेंट ने अपने फायदे के लिए ट्रांसफर पे जीएसटी लगाया है। यहाँ तक समझ आ गया। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। A person who has obtained or obtain more than one registration, whether in one state or union territory or more than one state। वही मैंने बताया, जैसे अगर आपके 4 बिजनेस है तो 4 स्टेट पे आपको रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, तो वही होता है डिस्टिंक्ट पर्सन। लाइक मोहन चार्टेड अकाउंटेंट है, रजिस्टर्ड ऑफिस है दिल्ली में, ऑल्सो ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन वेस्ट बंगाल इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यूली ओपन ब्रांच, वो ब्रांच ऑफिस है। एंड मोहन शैल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली। तो दोनों को उसका क्या माना गया? डिस्टिंक्ट पर्सन। वेयर अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी रिस्पेक्ट टू एस्टेब्लिशमेंट हैज एन एस्टेब्लिशमेंट टू अनदर स्टेट। चाहे वो रजिस्ट्रेशन लिया है, चाहे वो अभी लेने वाला है, तो दोनों को डिस्टिंक्ट पर्सन माना गया है। अब बात करते हैं रिलेटेड पर्सन की, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। नोट्स आपको प्रोवाइडेड होंगे फ्री में, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगर आप मुझे वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे, और मैं गारंटी देता हूँ इन नोट्स को पढ़ के आपके जीएसटी में 90% मार्क्स कंपलसरी आएंगे। अगर आप 40 नंबर का एग्जाम दें तो 36 मार्क्स तो आपके कहीं भी नहीं गए हैं। रिलेटेड पर्सन, सच पर्सन आज पार्टनर इन अ बिजनेस, पार्टनर्स भी हो सकते हैं, लाइक मिस्टर ए एंड बी आर पार्टनर इन अ बिजनेस। दूसरा, एनी पर्सन होल्ड 25% और मोर ऑफ शेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम। सपोज मिस्टर ए 25% शेयर इन एक्स है एंड 25% शेयर इन वाई लिमिटेड है, तो एक्स, इन दिस केस एक्स एंड वाई विल बी कंसिडर्ड एज रिलेटेड पर्सन। ठीक है। एंड वन ऑफ देम कंट्रोल द अदर, मतलब ए लिमिटेड इज होल्डिंग 51% ऑफ शेयर, वही होल्डिंग इन सब्सिडरी कंपनी। टुगेदर दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द थर्ड पर्सन। सपोज एबीसी लिमिटेड के 26% शेयर है एक्स के अंदर, और पीक्यूआर लिमिटेड के 27% शेयर्स हैं एक्स के अंदर, तो दोनों के शेयर्स मिला के हो गए 53%, जो कि एबीसी एंड पीक्यूआर रिलेटेड पर्सन है। सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन होगा, वो भी रिलेटेड पर्सन है।
and they are the member of same family, like as per section 2 section sub 49 के अंदर दिया है. Family means suppose and children of person and the parents, grandparents, brother and sister of the person if they are wholly or mainly dependent on the said person. मतलब जैसे हम बात करते हैं रिलेटेड पर्सन मैं हूँ, तो मेरी बीवी और मेरे बच्चे, मेरी वाइफ और मेरे चिल्ड्रन ही डिपेंडेंट हैं जो कि रिलेटेड पर्सन में है. मेरे फादर, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स तब होंगे रिलेटेड पर्सन में जब वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने आज पढ़ लिया सप्लाई के अंदर 3-4 बातें. कितनी सारी बातें हमने पढ़ ली हैं वो मैं आपको एक बारी बता देता हूँ. शुरुआत से रिकॉल करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या लिखा है, कैसे हमने टैक्स को चार्ज करना है, चार्जिंग सेक्शन क्या होता है, चार्ज सेक्शन के अंदर कौन कौन से इवेंट होते हैं, कौन सी 2 बातें कही गई हैं. उसके बाद चार्जिंग सेक्शन के अंदर कैसे सप्लाई को लायबल होता है टैक्स को, कौन सी सप्लाई लायबल है टैक्स के, कौन सी नहीं है. अल्कोहलिक लिक्वर को नहीं है अभी भी, बट ये जीएसटी के, पेट्रोलियम ये जीएसटी के अंदर आ चुका है बट अभी डेट नोटिफाइड नहीं है. वैल्यू ऑन विच टैक्स शैल बी, वैल्यू, रेट एंड कलेक्शन ऑफ, मैनर ऑफ कलेक्शन. उसके बाद लेवी ऑफ टैक्स इन द हैंड्स ऑफ सप्लायर, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये दोनों आपको पता चल गए हैं. एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है, कंजप्शन बेस्ड टैक्स क्या होता है, ये आपको बता दिया है विद एग्जांपल. इंपोर्ट्स पे जीएसटी लगता है, एक्सपोर्ट पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है. उसके बाद लेवी ऑफ टैक्स एज पर लोकेशन, लोकेशन क्या है, लोकेशन के हिसाब से टैक्स क्या होता है. एंड टैक्स शैल बी पेएबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, कहाँ कैसे बनता है, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट और लायबल टू बी रजिस्टर्ड, लायबल कैसे होता है तो वो हमने बातें कर ली हैं. उसके बाद रेट कैसे, रेट एंड वैल्यू ऑफ टैक्सेस की बातें होंगी हैं. मीनिंग ऑफ गुड्स, गुड्स के अंदर क्या होता है, एक्शनेबल क्लेम के ऊपर क्या है वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा. नेगेटिव लिस्ट क्या होती है, सब कुछ हमने प्रोवाइड किया आपको. मीनिंग ऑफ सर्विसेज क्या होते हैं अदर देन गुड्स, मनी, ये सब हमने पढ़ लिया है. एक्सचेंज कन्वर्जन होना चाहिए मनी का तभी, और कंसिडरेशन पर्पस के लिए होना चाहिए, सेपरेट कंसिडरेशन होना चाहिए सर्विस के लिए. उसके बाद मीनिंग ऑफ सप्लाई, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, कंसिडरेशन क्या होता है, 2 बातें इंक्लूड होती हैं, कंसिडरेशन और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. उसके बाद कंसिडरेशन क्या होता है वो सब पता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती हैं ये सब होती हैं. और ये सब क्या है हमारी मेडिकल यूनियन के लिए ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बट ये आप छोड़ भी सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है. एंड सप्लाई इंक्लूड द इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज के अंदर कैसे सप्लाई होती है, सेक्शन बी के अंदर दिया हुआ है. आरसीएम सप्लाई इंक्लूड होती है इसके अंदर. एंड इसके बाद है हमारा सेक्शन 7(1) डीम्ड सप्लाई. डीम्ड सप्लाई के हमारे 5 टॉपिक हैं जो कि हमने 2 कवर कर दिया है. परमानेंट एसिड ट्रांसफर होगा और जिसमें हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल कर चुके हैं. दूसरा हमने सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन. तो हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होते हैं, रिलेटेड पर्सन क्या होते हैं, ये सब हमने अच्छे से पढ़ लिया है. तो अब हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं और बाकी आप इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए. जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे उतना ज़्यादा इस मेरी जो बातें हैं लोगों तक पहुंच पाएंगी और आपके नवंबर और दिसंबर के एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगी. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच.